हेलो। हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके बाद आगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि हम टेंशन फोर्स क्या होती है और टेंशन फोर्स को हम कैसे एलेबोरेट करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे। ठीक है, कि अगर किसी रोप में अगर आप किसी एक ब्लॉक को बांधते हो और फिर उस रोप से आप किसी ब्लॉक को खींचते हो तो उस रोप में एक टेंशन इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, अब उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फोर्स। मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल बन जाता है आपका नॉर्मल फोर्स। अच्छा, तो मैं आपको जो बता चुका हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, तो आपको याद होगा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से बताए थे। मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स बताए थे कि कोई भी ऐसा फोर्स जो सरफेस पर रखने के बाद एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन उस कंडीशन में वो फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक नॉर्मल फोर्स का, और एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो एग्जांपल था, याद करो, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे पहले नॉर्मल फोर्स के बारे में, फिर बात करेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मल फोर्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन समझने के लिए हम एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है जो कि रिजिड हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में कंसिडर ये कर सकता हूँ कि लेट मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कितना है, mkg। ठीक, मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मैंने एक सरफेस पर रखा हुआ है जिसका मास कितना है, mkg। अब एक बात आपको ये चीज़ पता होगी कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है या किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कंसिडर करते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस ये है कि मास कभी भी चेंज नहीं होती, क्वांटिटी वो हमेशा फिक्स रहती है। जबकि अगर बात की जाए वेट की, तो वेट कैसी क्वांटिटी है, वेट एक चेंजेबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से डाउनवर्ड साइड में हमेशा उसका एक वेट लगता है जो किसका कंसिडर करता है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका वेट कितना हो रहेगा, mg हो रहेगा, जो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की साइड। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्लॉक सरफेस पर कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स वेट के इक्वल हो रहेगा। तो फोर्स कितना हो गया, mg, जो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की साइड। तो उसका रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना, तो जो रिएक्शन होगा वो किसके द्वारा लगेगा, सरफेस के द्वारा लगेगा। और सरफेस के द्वारा उस रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की साइड। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। बात समझ आ गई। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा होगा। और एक चीज़ आपने ये पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो R की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, R की वैल्यू बराबर होगी mg के। दैट्स मीन कि R इक्वल्स टू होगा m ऑफ g। ठीक, तो mg के बराबर हो गया। क्लियर, तो नॉर्मल फोर्स मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को समझते हैं। देखो, फ्रिक्शन फोर्स को अंडरस्टूड बहुत अच्छे से करना आपको ज़रूरी है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट कब स्लाइड करके नीचे आता है और कब वो स्लाइड करके नीचे नहीं आता है, या फिर कभी ऑब्जेक्ट को हम एक प्लेन सरफेस पे भी रख सकते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड सरफेस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है और कहाँ नहीं रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखोगे। और यहाँ पे एक कंसिडरेशन कर लेते हैं दैट कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को आपने किसी सरफेस पर रखा है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जब आपने प्लेन सरफेस पे रखा होगा तो इसका अपना वेट होगा। लेट के ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m kg इसका मास हो गया, तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे। ठीक है, तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, वेट की वैल्यू हो रहेगी mg, और इसका अपना एक रिएक्शन होगा, वो कहाँ होगा, ऊपर की साइड पर, r। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ होता तो स्मूथ सरफेस हमेशा फ्रिक्शनलेस कंसिडर किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्मूथ सरफेस ऑलवेज कंसिडर एज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस को हमेशा हम किस में कंसिडर करते हैं, स्मूथ सरफेस को हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में। ये चीज़ ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि स्मूथ सरफेस ऑलवेज डील्स विद द फ्रिक्शनलेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ये कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है रफ सरफेस पर, वो भी कहाँ, राइट हैंड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पर कन्फर्म है फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप हमेशा ध्यान रखोगे फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट में होने वाली मोशन का अपोज करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट में मोशन जिस डायरेक्शन में हो सकती है उसके हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैंने कंसिडर कर लिया कि मैं ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उस पर फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के द्वारा। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन, जो हमेशा कहाँ लग रहा होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखो ये वो फ्रिक्शन है जो हमें क्या करना है, हम यहाँ से कैलकुलेट। तो फ्रिक्शन याद रखना क्या होता है, फ्रिक्शन एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमेशा ऑब्जेक्ट में होने वाली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अब एक चीज़ और कि यहाँ से इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू की बात की जाए तो वो होती किसने के बराबर है। देखो फ्रिक्शन फोर्स की अगर वैल्यू की बात की जाए तो फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू आर। आर की वैल्यू कितनी है, म्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर एम जी, तो फ्रिक्शन बराबर हो गया म्यू एम जी। बात समझ आ गई। तो एफ बराबर होता है एम जी इंटू म्यू। म्यू क्या होता है यहाँ पे, म्यू होता है यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इस म्यू को बोलते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो आपको याद रखना है कि ये एक्चुअली है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जिसके बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट में कितना फ्रिक्शन हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0 हो सकती है किस केस में, जब ये सरफेस कैसा होगा, जब ये सरफेस स्मूथ होगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू 0 होगी, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो म्यू की कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी। दैट मीन रफ सरफेस के लिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर एक पॉइंट समझना है आपको, जो एक्चुअली 11th क्लास में कंसिडर करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं 11th क्लास में हमें ये को पढ़ना होता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, फ्रिक्शन एंगल कितना होगा, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, हमें इसकी बात करनी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एंगल को भी हमें अंडरस्टूड कर लेते हैं कि एक्चुअली वो है क्या। देखो फ्रिक्शन एंगल अगर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि आपके पास जो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था, वो आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए देखो फ्रिक्शन एक फोर्स हो गया, रिजल्ट नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। अब इन दोनों के बीच में ही तो फ्रिक्शन एंगल बनेगा। तो फ्रिक्शन एंगल का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि फ्रिक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में या नॉर्मल फोर्स के बीच में जो उनका एक रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एक फ्रिक्शन है और एक नॉर्मल फोर्स है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल। तो किससे रिप्रेजेंट करूँ फ्रिक्शन एंगल को मैं, थीटा से। अब फ्रिक्शन एंगल की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर देखोगे तो फ्रिक्शन एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर हो ये रहा है, तो ये ऊपर एंगल जा रहा है। अब मैं अगर इस एंगल की वैल्यू की बात करूँ तो कैसे निकाल सकते हैं, हम टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो टेन थीटा के बराबर अगर देखोगे तो यहाँ से टेन थीटा लगाते ही हमारे पास क्या आएगा,
देखो ये मैं ऊपर ले जा सकता हूँ क्योंकि पैरेलली अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो रहेगा, ये किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एफ के बराबर हो गया और ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब एक बात बताओ, टेन थीटा लगाते हो, 90 यहाँ बन रहा है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा का ये बेस हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी ना यहाँ पर, ये हर एक चीज़ मैंने बताई। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा टेन थीटा निकालना है यहाँ से, तो ये हो गया एफ और ये हो गया आर। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, एफ अपॉन आर। अच्छा यहाँ से देखना, एफ अपॉन आर कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया म्यू और थीटा इक्वल्स टू आएगा टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट तब मूव करना स्टार्ट करता है जब टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी हो। अगर ये टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, अगर नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कभी नहीं कर सकता। तो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि अगर फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू म्यू से बड़ी होती है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू से छोटी है तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। अच्छा ये मैंने जो रखा है वो अभी एकदम प्लेन सरफेस की बात कर रहा था। ठीक है, प्लेन सरफेस पे तो बहुत इजी से समझ आ ही गया कि हो क्या रहा था, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन सरफेस ना हो के कैसा हो, इंक्लाइंड सरफेस हो, तो हमें उसकी बात करनी है। तो इंक्लाइंड सरफेस को भी समझ लेते हैं। देखो इंक्लाइंड सरफेस की अगर बात की जाए तो इंक्लाइंड सरफेस पे डील करना है आपको। ठीक है, तो इंक्लाइंड सरफेस की अगर बात करते हो तो इंक्लाइंड सरफेस का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड सरफेस का मतलब होता है कि किसी एक एंगल पर सरफेस का झुका होना। देखो ये एक सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एक एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो इंक्लाइंड सरफेस का मीनिंग समझ आ गया। इंक्लाइंड सरफेस का मीनिंग होता है कि कोई भी एक ऐसा सरफेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई एक एंगल फॉर्म करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड सरफेस। अब मैं मान लेता हूँ कि इंक्लाइंड सरफेस पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, और यहाँ पर इस सरफेस का अपना एक क्या होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, दैट इज म्यू। म्यू होगा क्योंकि सरफेस का ही तो म्यू होता है। म्यू मैंने आपको क्या बताया, म्यू हमेशा सरफेस का होता है जो रफ सरफेस का होगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू से ज़्यादा होगी तभी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। यानी कि जो यहाँ पे थीटा बन रहा है, अगर इस थीटा की अगर मैं बात करूँ कि टेन थीटा करके अगर इसकी वैल्यू निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा म्यू से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ सकता है। अगर इस थीटा की वैल्यू म्यू से कम रहती है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे हमेशा क्या रहेगा, टिका रहेगा, कभी वो स्लाइड करके नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, मैंने मान लिया पहले कि थीटा यहाँ पे क्या होगा, बहुत लेस होगा। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट पर स्टिल है, मतलब वो अब यहाँ पे नीचे गिर के नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। लेकिन बात समझने की कोशिश करो कि रिएक्शन जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में लगती है। इसी वजह से उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स का मतलब हो गया इसकी रिएक्शन ऊपर ऐसे होगी, यानी कि वो mg के बराबर तो नहीं होने वाली है क्योंकि mg कहाँ है, mg हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल फोर्स का मतलब नॉर्मल होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के हमेशा वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना बनता है, थीटा एंगल। अब देखो आप mg के कॉम्पोनेंट ब्रेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर मैं बात करूँ इस कॉम्पोनेंट को जब ब्रेक करोगे थीटा एंगल पर करते हो तो mg कॉस थीटा, और जब थीटा के परपेंडिकुलर करोगे यानी कि यहाँ आ जाएगा तो ये कितना आएगा, mg साइन थीटा। ये ध्यान रखना कि थीटा के अलोंग करते हैं तो कॉस और थीटा के परपेंडिकुलर करते हैं तो हमेशा साइन। ठीक है, अब इसका अपोजिट एक क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, उसके ऊपर, अपोजिट। ठीक है, mg साइन थीटा उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं यानी स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, जबकि फ्रिक्शन उसे हमेशा क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स r। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात की जाए फ्रिक्शन फोर्स की तो फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा और उस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी रहेगी, F इक्वल्स टू म्यू आर, और आर की वैल्यू मालूम है किसके बराबर है, आर की वैल्यू
उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर हो, यानी कि mg cos थीटा के। देखो r के परपेंडिकुलर अपोजिट कौन है, सॉरी r के अगर देखोगे अपोजिट कौन है, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा म्यू mg cos थीटा होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितनी आई थी, म्यू mg। अब ये चीज़ में डिफरेंस आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो समझ आ गया फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू mg cos थीटा, और उसमें कितना था, म्यू mg। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, अगर बात की जाए फ्रिक्शन के टाइप्स की, देखो फ्रिक्शन के यहाँ पे बेसिकली अगर देखे जाए तो दो टाइप होते, वैसे तीन टाइप हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड करने के लिए अभी पहले आप दो समझो। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम पहले बात कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का वह अमाउंट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पाता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स की एक ऐसी अमाउंट जिस पर कि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन कितना होगा, एक ऐसा अमाउंट जो स्लाइड नहीं कर पाएगा, तब उस केस में कोफिशिएंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एस के द्वारा। म्यू एस, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स की वजह से वो स्लाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए एक होता है फिर काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, आप काइनेटिक भी बोल सकते हो और इसको मैं डायनामिक भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डायनामिक का मतलब हमेशा क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि वो मोशन कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक ना पाए, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन करता जाए, तब उस केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू के हो जाती है। ठीक है, म्यू के स्टैंड फॉर काइनेटिक एंड म्यू एस, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपको अगर म्यू एस रखा है तो ऑब्जेक्ट मस्ट है कि रुका हुआ होगा, म्यू के रखा है तो ऑब्जेक्ट मस्ट है कि वो मोशन कर रहा होगा। ठीक है, बस अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एफ इक्वल्स टू क्या था, म्यू आर, तो यहाँ पे म्यू एस होगा या म्यू के हो जाएगा, आपको वो गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में। म्यू एस गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो आपसे वो पूछा जा सकता है, तो आपको बस क्या पता करना होगा, भाई फ्रिक्शन फोर्स पता करना होगा, आर पता करना होगा, वहाँ से म्यू एस आपको पता लग जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की वह अमाउंट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर पाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन वह अमाउंट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन के। रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर वो रोल कर रहा है तो एक अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कहाँ डील करता है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा डील करता है जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इतना आप ध्यान रखोगे आप लोग, और यहाँ तक कि आप थ्योरी इसकी रीड करो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको न्यूमेरिकल देता हूँ। ठीक है।